नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम करेंगे डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के क्या रूल्स है कंपनीज एक्ट 2013 में के बारे में। तो पहले सोर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है, मतलब कहाँ से कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेयर या पेमेंट कर सकती है, इसके बारे में सेक्शन 123 में बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स असेट्स पे जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है वो डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है हर एक कंपनी को, जो कि शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में रेट्स यूजफुल लाइफ के बेसिस पे रेट्स डिटरमाइन करनी पड़ती है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के हिसाब से डिप्रिसिएशन आपको हर साल चार्ज करना पड़ता है। प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ डिप्रिसिएशन and profit of any previous financial year or years after providing for depreciation as per schedule 2। इस साल का प्रॉफिट हो सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर का, या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का, या एक से ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एज पर शेड्यूल 2। एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है कंपनी में, मतलब पहले प्रॉफिट्स कमाया था कंपनी ने जो कि जनरल रिजर्व में उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा गया है, जिसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो बैलेंस उससे भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। लेकिन जनरल इसमें जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, या तो प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का उसमें क्रेडिट बैलेंस हो, या फ्री रिजर्व में रखा हुआ हो। फ्री रिजर्व के अलावा जो कोई अदर रिजर्व जैसे कैपिटल रिजर्व वगैरह उसका, या रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसमें से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती डिविडेंड। थर्ड वाला जो सोर्स है, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट for the payment of dividend by the company in pursuance of guarantee given by that government। कुछ कुछ कंपनियों को गवर्नमेंट गारंटी भी देती है कि आप ये बिजनेस करिए। नॉर्मली गवर्नमेंट की रहती है कंपनियों, उसमें प्रॉफिट नहीं रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड करती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो उसमें से भी डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। फ्री रिजर्व के लिए, जैसे करंट ईयर का अगर प्रॉफिट नहीं है, पिछले साल कुछ फ्री रिजर्व रखे हुए हैं, तो फ्री रिजर्व आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, हाउएवर फॉलोइंग शेल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में अगर इनमें से कोई रिजर्व हो तो उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ये स्पेसिफिकली कंपनी एक्ट में मना किया गया है इसको। कौन सा वाला? एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन हुआ है कुछ जो भी रियलाइज नहीं हुआ है, या नोशनल गेन हो, या रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ हो, उससे जो रिजर्व में रखा हुआ है तब उसको कंपनी डिविडेंड के लिए उसमें से पेमेंट नहीं कर सकती। और एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स और ऑफ ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेजरमेंट ऑफ एसेट्स और द लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू। अभी जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने के बाद जो कंपनी को अकाउंटिंग करनी रहती है, जिन पे इंडिया से एप्लीकेबल होता है, उनको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करना पड़ती है। तो उसकी वजह से कुछ अगर लाइबिलिटी या असेट्स में कुछ चेंज हुआ है, तो उस वजह से अगर कुछ कंपनी को रिजर्व है तो उसमें से भी वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। सरप्लस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, रीवैल्यूएशन एट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करने के लिए जो रीवैल्यूएशन रिजर्व रखा हुआ है, या फेयर वैल्यू का रिजर्व रखा हुआ है, उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट इज सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बिकॉज दे आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल प्रॉफिट्स होता है, कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक लैंड रखी हुई है कंपनी के पास, अब मैं उसको जब बेचूंगा, कंपनी उसको बेचेगी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे ही बेचेगी। सपोज उसकी 100 करोड़ रुपए कॉस्ट प्राइस थी और उसको मैंने 200 करोड़ में बेच दिया। अब ये जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का, तो यह कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है।
इसमें से कैपिटल प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट ही एलिजिबल है। फिर पहले होता था कि कंपनी को स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ, जब कंपनी एक्ट 1956 था, उसमें कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था, लेकिन अभी कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। हाँ, कंपनी चाहे तो, कंपनी के डिस्क्रिशन पे है कि वो चाहे जितना उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है प्रॉफिट। Transfer of profit to reserve for any financial year has been left to the discretion of company. Therefore, a company is free to transfer any portion of its profit to reserve as it may deem fit. It may also decide not to transfer any amount of reserve. चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिर देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये तो प्रॉफिट्स में तो बोल देगी कंपनी, प्रॉफिट्स में से करंट फाइनेंशियल का प्रॉफिट या प्रीवियस फाइनेंशियल का प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकती है। लेकिन कभी कभी किसी साल में कंपनी को ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट नहीं हुआ हो, या जितना डिविडेंड देना है उतना प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है। तो इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट उसके लिए प्रोवाइजो दिया है, सेकंड प्रोवाइजो तो सेक्शन 123 में, वेयर इन एनी ईयर देयर आर नो एडिक्वेट प्रॉफिट्स फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, the company may declare dividend out of the profits of any previous year transferred by its the free reserve only in accordance with the procedure laid down in Rule 3. The company's declaration payment of dividend to 2004 date subject to the following condition. रूल 3 में उसका कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से कंपनी प्रीवियस ईयर का कुछ प्रॉफिट्स है जनरल रिजर्व रखा है, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ये तीन कंडीशन है, इन तीनों में अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो तीनों में जो अमाउंट कम आएगा उतना ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। सबसे पहला है रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शेल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट एट विच डिविडेंड वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल में जितना रेट डिविडेंड उसने दिया है, उस जितना रेट का डिविडेंड दिया है उसके एवरेज से ज़्यादा नहीं कर सकती। सबसे पहली कंडीशन ये है। अगर कंपनी 3 साल से नहीं डिक्लेयर किया है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। प्लस दूसरा जो कंडीशन है वो टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व है। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से 10% तक ही वो ड्रॉन कर सकती है। टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड, पुराना जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट रखा हुआ है उसके 10 पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का दोनों का मिला के 10% से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकती। एंड द अमाउंट सो ड्रॉ shall first be utilized to set off the loss incurred in the financial year. अब जिस साल में लॉस हुआ है तो जितना वो ड्रॉन करेगा अमाउंट कंपनी, उसमें से पहले जो लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, जो बाकी बैलेंस अमाउंट बचेगा उसमें से डिविडेंड दे सकती है। एंड द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ शेयर कैपिटल। तो तीन कंडीशन है, एक तो पिछले 3 साल का एवरेज रेट रेट ऑफ डिविडेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता, प्लस जो अपन विड्रॉ करेंगे अमाउंट जनरल रिजर्व में से या पुराने प्रॉफिट्स में से, तो उसका जो विड्रॉल है वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थर्ड वाला है कि जो विड्रॉल किया है उसके बाद बैलेंस जो बचेगा जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका भी अपन एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन के लिए एग्जांपल देते हैं, लेकिन इसका एक एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि ये जो इन एडिकेसी ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो ये जो कंडीशन है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 3 आर नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है एंटायर शेयर, मतलब 100% होल्डिंग
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या कुछ स्टेट गवर्नमेंट की या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट की है, तो उस केस में ये जो कंडीशन है, ये रूल्स में जो कंडीशन दी हुई है, कौन कौन सी कंडीशन, 3 साल का एवरेज, और ट्रांसफर जो विड्रॉ करेगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और विड्रॉ करने के बाद 15% से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए बैलेंस, तो वो कंडीशन इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर एग्जांपल देखते हैं कि एक सपोज एक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200 है, 200 लाख रुपए है, मतलब 2 करोड़। एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व कंपनी का है 240 लाख, मतलब 2 करोड़ 40 लाख। एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 30 लाख, ये लॉस हुआ है करंट ईयर में। कंपनी है वो फाइनेंशियल ईयर 22 का डिविडेंड देना चाहती है, तो 22-23 में उसको लॉस हुआ है 30 लाख रुपए का, और पिछले 3 साल का रेट दिया है वो 9%, 10% और 12%, मतलब पिछले 3 साल कंपनी ने इन रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब पहला कंडीशन क्या है कि पिछले 3 साल का जो रेट है उनका एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज कितना होगा 3 साल का, मैं एवरेज करता हूँ तो 12 10 22, 22 और 9 31, 31 डिवाइड बाई 3%, 3 मतलब एवरेज करूंगा तो 3 आएगा मेरा। 31 को मैं डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरा 10.33, 10.33 आएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन मेरी है 10.33 किसका होगा, पेड अप शेयर कैपिटल का। दूसरी मेरी कंडीशन है कि मैंने जो विड्रॉ करूंगा मैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसका, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो पेड अप शेयर कैपिटल 200 है मेरी, और फ्री रिजर्व कितना है 240, इनका मैं टोटल करूंगा तो मेरा होगा 440। 440 का 10% कितना होगा, होगा 44, 44 लाख ये आ गया। और पहले वाले में 200 का 10.33 होगा, समथिंग मान लो अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं 20 करोड़, 20 लाख रुपए सॉरी, 10% ये हो गया 20 लाख। और ये दूसरा फिगर है 44 लाख, और थर्ड वाला जो फिगर है वो है कि आपका जो बैलेंस बचेगा एक्यूमुलेटेड रिजर्व में, मतलब 240 लाख में से जितना अपन विड्रॉ करेंगे उसमें से जो बैलेंस बचेगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड वाले में है एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व है उसका मैं विड्रॉ करने के बाद 15% सो पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख, 200 का 15% कितना होगा 30 लाख। 30 लाख से मेरा ये जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब कम से कम मुझे 30 लाख तो इसमें रखना ही है। अब ये 240 में से 30 रखूंगा तो मतलब मैं 190 में इसमें से निकाल सकता हूँ, नहीं 210 लाख में इसमें से विड्रॉ कर सकता हूँ। अब मेरे पास तीन फिगर है, एक तो ये 20 लाख वाला, एक 210 और 44। अब मैं सपोज मैं ये वाला लेके चलता हूँ, इसमें से 44 में से मैं सबसे पहले विड्रॉ करूंगा तो 30 लाख तो मुझे जो प्रॉफिट है मेरा, वो जो लॉस है करंट ईयर का वो सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो 44 में से 30 लाख मैंने माइनस कर दिए तो मेरे पास बचा 14 लाख। तो अब मेरे पास दो फिगर है, एक 20 लाख ये, और ये 14 लाख, इनमें से जो कम होगा दोनों में से मैं 14 लाख उसमें से विड्रॉ कर सकता हूँ। और फिर मेरी रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगी 14 लाख डिवाइड बाई मेरी पेड अप शेयर कैपिटल है 200, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7% आएगा मेरे। 7% मेरा एवरेज जो मेरा पिछले 3 साल का 10.33 उससे भी कम है, प्लस मैंने जो रिजर्व से ट्रांसफर किया, रिजर्व से विड्रॉ किया 15 10%,
यहाँ पे जो विड्रॉ किया था उसमें से मैंने जो 30 लाख रुपए जो लॉस है वो माइनस करके 14 लाख बचा, वो भी है, वो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस मेरा जो विड्रॉ करने के बाद मैं विड्रॉ तो यहाँ से करूँगा कितना, 44 लाख, तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा, मतलब 30 लाख से ज़्यादा ही बचेगा। तो इस हिसाब से डिविडेंड का कैलकुलेशन होगा अगर आपके कंपनी में प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है या लॉस हुआ है करंट ईयर में, फिर भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट की जो कंडीशन है रूल्स 3 की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर आता है डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 123(4) में। अब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, तो कंपनी का जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड इफ एनी shall be deposited in the separate bank account maintained with the scheduled bank। को एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा कंपनी को, जिसमें सिर्फ डिविडेंड का पैसा है वो कब डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो भी विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसा एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर पेमेंट किसको करना है वो सेक्शन 123(5) में बोला गया है कि डिविडेंड शेल बी पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही पेमेंट करना है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एक रिकॉर्ड डेट को बोलते हैं नॉर्मली। रिकॉर्ड डेट पे जो जिसके पास कंपनी के शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा, या वो शेयर होल्डर बोलते कि हाँ आप ये पैसा इसको दे दीजिए, ऑर्डर दे दे, या फिर उसके बैंकर को वो पैसा मिलेगा। बट डिविडेंड आर पेएबल इन केस नॉट इन काइंड, केस में ही दे सकते हैं, मतलब नगद में ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा, न कि कोई काइंड दिया। सपोज कि कोई कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है जो कुछ जैसे बिस्किट्स वगैरह बनाती है, तो अगर उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसको नगद देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, ऐसा नहीं कि बिस्किट बना रही है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है थोड़ी सी। डिविडेंड डेटा पेबल टू द शेयर होल्डर इन केस में आल्सो भी पेड बाय द चेक, चेक के द्वारा कर सकते हैं, या डिविडेंड वारंट के द्वारा कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह आजकल यही चलता है, तो वो कर सकते हैं। And applicability of section 123(5) to the Nidhi company subject to the modification that any dividend payable in the case may be paid by crediting the same to the account of the member if the dividend is not claimed within 30 days the date of declaration of dividend। निधि कंपनी केस में अगर 30 दिन के अंदर वो क्लेम नहीं करता है तो उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट, मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 127 बोलती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के अंदर तो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और जो इंटाइटल शेयर होल्डर है उनको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, जब डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर। इन केस डिविडेंड इज पेड बाय इश्यूइंग डिविडेंड वारंट, सच वारंट मस्ट बी पोस्टेड एट द रजिस्टर्ड एड्रेस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। अब अगर वारंट के द्वारा दिया जाता है तो वो वारंट 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने उसके जो एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस शेयर होल्डर का, में पोस्ट करना चाहिए। पोस्ट कर दिया तो उसका ये माना जाएगा कि जो 30 डेज की कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, भले ही उसको रिसीव बाद में हुआ हो जाए। इट इज इमटेरियल दैट whether the same आर रिसीव्ड 30 डेज बाय द शेयर होल्डर और नॉट। 30 दिन के अंदर उसको मिला कि नहीं मिला वो इमेटेरियल हो जाता है। फिर प्रोहिबिशन है कुछ जो कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। उसमें किस किस को प्रोहिबिशन है? प्रोहिबिशन इन केस ऑफ एनी डिफॉल्टिंग कंपनी। अगर कोई डिफॉल्टिंग कंपनी है, क्या डिफॉल्ट किया है उसने, अगर उसने कंप्लाई प्रोविजन सेक्शन 73 का जो प्रोविजन है वो कंप्लाई नहीं किया, उसमें फेल्स हुई है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड सेक्शन 74 रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स so long as such failure continues declare in dividend on its equity share। जब तक उसका ये
डिफॉल्ट कंटिन्यू है तब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती इक्विटी शेयर पे। एंड प्रोहिबिशन इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, इट्स प्रॉफिट्स आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड ओनली इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच इट इज फाउंड। सेक्शन 8 कंपनी है वो भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये था आज ने देखा डिविडेंड डिक्लेरेशन कैसे होता है, क्या कंडीशन है अगर प्रॉफिट नहीं है कंपनी को तो कितना मैक्सिमम डिविडेंड दे सकती है कंपनी, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है शेयर होल्डर को, 5 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।